9वीं क्लास थर्ड डिवीजन, 10वीं क्लास थर्ड डिवीजन, 11वीं क्लास थर्ड डिवीजन और तीनों ही थर्ड डिवीजन नकल करके और उसके बाद 12वीं में फेल। ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहेंगे? बेकार है, धरती पर बोझ है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक 12वीं फेल स्टूडेंट जिंदगी में आपको एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर बनकर दिखा दे और हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्जाम्स पास करे, डॉक्टरेट की डिग्री ले, तो फिर क्या कहेंगे? अरे ये कमाल कैसे हो गया? जी हाँ, आज ऐसा ही जीता जागता साक्षात कमाल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 20-22 मिनट पर आपको भी ये कहानी बहुत इंस्पायर करेगी, मजबूर करेगी सोचने पर कि क्या वाकई में इस तरह की मुश्किलों के बाद भी आप जिंदगी में क्या कुछ बन सकते हैं। और ऐसा उदाहरण आपके सामने है मुंबई में भी। जी हाँ, मुंबई में हमारे एक बड़े तगड़े आईपीएस ऑफिसर है डॉक्टर मनोज शर्मा। यहाँ आपने सही सुना, वो डॉक्टर भी है और आईपीएस ऑफिसर भी। और उन्हीं की जिंदगी पर एक किताब लिखी गई है 12th फेल, और किताब लिखने वाले हैं उनके मित्र अनुराग जी। आप दोनों ही हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर मनोज शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल ही बड़ा इंस्पायरिंग है आपकी बुक का, 12th फेल। तो सबसे पहले तो अनुराग जी, मैं पहले आपसे पूछूंगा जी, आप उन मनोज जी के मित्र भी हैं जी और साथ भी पढ़ाई कर चुके हैं जी। क्या सिर्फ ये वजह थी कि आपने इनकी जिंदगी पर किताब लिखने की सोची, या इसके आगे भी कुछ और है? मुझे लगता है कि जब इनका जीवन मैं देखता हूँ, काफ़ी समय से मैंने देखा है, तो समाज में उन बच्चों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने कैरियर में शुरू में कमज़ोर रहते हैं। आजकल के समय में जब 90% की बात बच्चे करते हैं, उनके माता पिता अभिभावक भी 80, 85, 90 से नीचे बात। 90 में तो सर सेटिस्फाइड ही नहीं है। हाँ जी, मतलब 90 तो बहुत कम लगते हैं। मैं भी उन पेरेंट्स में से एक हूँ बिल्कुल, जिन्हें 90 कम लगते हैं। तो ऐसे दौर में जब कोई एक ऐसा बच्चा जो 12th में फेल हो गया, वो फेल भी ऐसे नहीं हुआ, वो चूंकि स्कूल में नकल करने की सुविधा थी और उस दिन स्कूल में एक वहाँ का जो एसडीएम है वो आ गया, उसने नकल नहीं करने दी, तो वो पूरा स्कूल का वो बच्चे पूरे फेल हो गए। तो ऐसे में वो भी एक था। तो वो जिस क्षेत्र में था, मुरैना, ग्वालियर के पास में मुरैना है, तो उस क्षेत्र में वो था, तो वहाँ निकल की सुविधा होती थी, तो वहाँ वो फेल हो गया 12th में। तो एक ऐसा बच्चा जो अपने कैरियर की शुरुआत में बहुत कमजोर रहा, पढ़ाई में कमजोर रहा, ऐसा बच्चा कल्पना भी कर सकता है यदि कि उसको एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो ये बड़ी असंभव सी बात लगती है। बिल्कुल। तो जब ये साकार हुआ तो मुझे लगा कि ये कहानी हम आज के युवाओं को सुननी चाहिए। बिल्कुल, इसी उद्देश्य से मैंने ये उपन्यास लिखा। बिल्कुल। आपका सरनेम मैंने अभी तक मैं अनुराग पाठक। नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन मैंने जानबूझ के बताया नहीं। ओके। आप पाठक के बजाय आपका सरनेम लेखक होना चाहिए क्योंकि एक किताब आप पहले भी लिख चुके हैं, व्हाट्सएप पर क्रांति, राइट? और उसके बाद आपने ये बेहतरीन किताब लिखी है, कुछ अंश मैंने भी पढ़े हैं और इस वीकेंड पे मेरा एजेंडा है, पूरी किताब पढ़ डालूंगा। लेकिन मनोज जी, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। जिस फॉर्मूला से आपने 9th, 10th, 11th पास की, वो फॉर्मूला 12th में काम नहीं आया? क्या हुआ कि हम लोग तय करके रखे थे कि 12th में अच्छी नकल से पास हो जाएंगे। नकल की तैयारी बढ़िया थी। नकल की तैयारी पूरी रहती थी हमारे यहाँ, कंप्लीट। बड़े हमसे 10 थे, कहाँ गाइड रखनी है, कहाँ छुपानी है, कैसे। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा था कि बोर्ड पे लिखा जाता था बाकायदा। अच्छा। और बोर्ड पे लिखने में लोग लिख नहीं पाते थे तभी ऐसा हो गया कि हमारा ये था कि बस 12th पास हो जाएंगे, थोड़ा परसेंटेज बन जाएंगे, टाइपिंग वगैरह सीख लेंगे, तो कहीं ना कहीं चिपक जाएंगे। ये बेसिक बेस रहता है, कहीं कहीं चिपक जाएंगे। ये चिपक वाला वर्ड ये पूरा मध्य प्रदेश का एकदम। तो चिपकने का मतलब ये है कि कोई ना कोई आपको ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे आपका जीवन यापन चल सके। पर अनफॉर्चुनेटली जो एसडीएम साहब आए थे, वो एसडीएम साहब इस बार नकल नहीं चलने देने के मूड में थे। अच्छा। और उन्होंने हमारे स्कूल को एकदम टारगेट किया हुआ था। ओके। और जब वो एग्जाम देने के टाइम पे आके बैठ गए और हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर सब हाथ जोड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ का जो थानेदार था, इसको बोलते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पर इंस्पेक्टर, वो भी आगे पीछे घूम रहा है कि सर करने दो, करने। तो वो उसने कहा नहीं, हम नहीं चलने देंगे। तो मुझे लगा इतना पावरफुल आदमी कौन है भाई।
जिसके सामने पूरा स्कूल झुका हुआ है। अच्छा। हमारे लिए प्रिंसिपल बड़ा आदमी था। हाँ सही बात है, नेचुरली। हाँ। तो अब इतना बड़ा आदमी भी कोई होता है क्या? हाँ। तो हमने पूछा भाई ये क्या है? हाँ। तो मालूम चला कि ये एक एग्जाम होता है, जैसे एग्जाम में पास होने के बाद इतना ही पावरफुल आदमी बन जाता है आदमी। तो मैंने कहा, वहां से आपको समझ में आया कि यूपीएससी का एग्जाम भी कोई चीज है। तो मुझे लगा कि इतना पावरफुल बनना है अपन को, बस क्या ये बात। सब क्या, ये फालतू की चीजें नहीं करना है, हाँ। इतना ही पावरफुल बनना है। तो लेकिन क्या जब आप 12th में फेल हो गए तो राह आसान थी? उसके बाद क्या किया फिर? 12th में फेल हो जाने के बाद थोड़ा पैसे का दिक्कत था हमारे यहाँ पर। तो मैं टेम्पो चलाने का, मैं और मेरा भाई टेम्पो चलाता था, मैं क्लीनर था उसमें। तो वो टेम्पो चलाते चलाते हमारा टेम्पो एक दिन पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब वो टेम्पो पकड़ने के बाद पुलिस वाले ने क्यों पकड़ लिया? क्योंकि पुलिस वाले को बस वाले ने बोला था कि टेम्पो नहीं चलने देना है यहाँ पर। हमारे यहाँ टेम्पो और बस की लड़ाई बड़ी बड़ी फेमस लड़ाई होती है। ठीक बात है। वो जब इंस्पेक्टर ने पकड़ा तो हम उस एसडीएम के पास छुड़ाने के लिए जाने वाले थे कि भाई हमारा टेम्पो छुड़वा दो कैसे भी करके। लेकिन वो एसडीएम एक जगह पे इतना प्रभावशाली था मेरे दिमाग में कि मैं उससे बोल ही नहीं पाया कि टेम्पो छुड़वा दो। मैं उससे यही बोल पाया कि साहब आप कैसे बने। और अच्छा। जितना उसने समझाया, बोले बहुत इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बस पढ़ाई अच्छी करना चाहिए। तो मैं बता भी नहीं पाया कि मैं 12th फेल हो गया हूँ। एंड वो एक पॉइंट ऐसा था जब मुझे लगा कि नहीं, अब जिंदगी में जो कुछ भी करना है इस तरह से कर रहा है। नहीं लेकिन आप तो, वो कहते हैं कहावत है कि करेला और नीम चढ़ा। एक तो आप पढ़ने में होशियार नहीं, होशियार तो बहुत बड़ा शब्द था शायद, है ना, और दूसरा ऊपर से गरीब। तो दोनों समस्याओं से बाहर कैसे निकले कि एक तो आपका पढ़ने में मन भी नहीं है और ऊपर से गरीब भी है, पैसे भी नहीं है, फिर भी पढ़ाई कर ली? नहीं, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई कि जब मैं, मेरे दिल पे लगा और मैं ग्वालियर पढ़ने के लिए आया, मुझे याद है मैं 500 रुपये लेके आया था और एक थैला लेकर के आया था। ओके। और मेरा ग्वालियर में कोई नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था ग्वालियर में। अच्छा। और आने के बाद मुझे एक 3-4 दिन ऐसे गुजारने पड़े जिनमें कि मैं एक मंदिर के पास में रहता था और जहाँ मंदिर के आसपास जो भिखारी वगैरह रहते थे उनके साथ ही सोता था मैं। अच्छा। खाने का प्रॉब्लम था। एक बार ऐसा भी मौका आया जब मैं एक टाइम में खाना खा पाता था। लेकिन उस सब के बीच में मुझे एक बहुत अच्छा एक मौका मिल गया, एक लाइब्रेरी में मुझे काम करने को मौका मिल गया। लाइब्रेरी में? ओके। वो ग्वालियर की मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा थी और मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा में मुझे लाइब्रेरियन कम चपरासी का काम मिला। तो शनिवार के दिन जब बड़ी बड़ी काव्य गोष्ठियाँ हुआ करती थी तब मैं बिस्तर बिछाना, उनके लिए तैयार करना, माइक तैयार करना, ये सब करता था, समोसे लाना उनके लिए। और उसमें जो विद्वान लोग आते थे उन विद्वान लोगों को देखकर मुझे लगता था कि यार पढ़ने का मौका यहाँ है, किताबें बहुत थी। अब मैक्सिम गोर्की जैसे लोग, अब्राहम लिंकन जैसे लोगों को पढ़ने का जो मौका वहाँ मिल रहा था, तो मेरे दिमाग में अंदर चला गया कि अब्राहम लिंकन मैं हूँ, मुझे अब्राहम लिंकन बनना है। अच्छा। और उसमें एक और अच्छी बात ये होती थी कि आप किताब मिल रही है पढ़ने के लिए, आपको 350 रुपये मिल रहे हैं काम करने के लिए, और साथ में वहाँ पे जो विद्वान लोग आ रहे हैं उन विद्वान लोगों की कविताएं, लोगों का, जैसे मैं मुक्तिबोध का नाम लेना चाहता हूँ, मुक्तिबोध की जो कविताएं थी जी, मुक्तिबोध की, ब्रह्म राक्षस और बाकी निराला की जो कविता थी राम की शक्ति पूजा, तो हर दिमाग में हर समय चलता था। मेरे उपन्यास में अनुराग जी ने लिखा भी है कि है अमानुषा उगलता गगन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध पवनचार। अमानुषा है, अंधकार है, पर हमेशा लगता था कि यार अब्राहम लिंकन जब इतना अच्छा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है थोड़ा प्रेरणा बनती है, मिलती है। तो आप तो खुद रेवेन्यू ऑफिसर है, जीएसटी में काम करते हैं अनुराग? मैं मध्य प्रदेश में। हाँ, तो मतलब दोनों ने, आपने लाइन अलग रखी, लेकिन आपको लिखने का शौक हो गया और आपने इन पे किताब लिख डाली। लिखने का शौक शुरू से ही था और इस कारण से, इसके पहले भी आपने कहा व्हाट्सएप पर क्रांति कुछ कहानियां मेरी आई हैं, तो शुरू से ही मुझे बस ये था कि ऐसी किताब लिखी जाए जिससे जो तैयारी करने वाले बच्चे जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं वो प्रेरित हो सकें ऐसे व्यक्तित्व से या ऐसी संघर्ष की कहानी से जो कभी कभी निराशा मन में छाती है वो खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि 12th फेल के माध्यम से हमारे तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उन सबको एक दिशा मिलेगी कि इस तरीके से भी अगर कोई सफल हो सकता है तो हम तो बहुत समर्थ हैं, है ना। हम पढ़ने में भी ठीक हैं और आर्थिक समस्या भी नहीं है, केवल मेहनत करनी है और एक रणनीति के तहत पढ़ाई करनी है जी, तो वो पढ़ाई की जा सकती है। इस उपन्यास में वह भी है कि भाई किस तरह से पहले ही असफल हुए और क्या पढ़ाई में स्ट्रेटेजी में चेंज किया कि ये सफल हो गए। क्या बात है। तो वो भी मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण चीज है इसमें। हाँ, तो ग्वालियर से फिर ग्रेजुएशन आपने वहां पर किया, उसके बाद की यात्रा कहाँ, दिल्ली की पहुंची? ग्वालियर में पढ़ाई करते समय हमारा उद्देश्य फिर भी छोटा था कि भाई कैसे भी हम एसडीएम तक पहुंच जाएं और कैसे भी हम तहसीलदार बन जाएं और डीवाईएसपी बन जाएं और उसके बाद अपने घर को, परिवार को आगे लेके जाएं।
पर होता ये गया कि धीरे 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 ये दिमाग थोड़ा बढ़ता चला गया। एक बार ऐसा भी हुआ कि एमपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वो बंद हो गए 1 साल के लिए। तो फिर हमारे दिमाग में यार क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। बड़ा करने में हमेशा एक दिक्कत रहती थी कि हर एक आदमी बोलता था कि तुम नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि तुम 12th फेल हो। ओके। तो 12th फेल का जो एक ठप्पा लग गया। हाँ। वो ठप्पा मुझे हर जगह सहन करना पड़ता था। यहाँ तक कि जब मैं जिस लड़की से प्यार करने लगा, उस लड़की से प्यार करने के दौरान भी पीछे से आवाजें आती थी उस लड़की से, अरे ऐसे बात मत कर, 12th फेल है। अच्छा। तो वो एक तरफा था प्यार? एक तरफा था। हाँ, ठीक है। प्यार एक तरफा ही होता है उस दौर में। बिल्कुल। तो वो एक ऐसी चीज थी जिसमें लग रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस ठप्पे को धोया जाए। कुछ ऐसा किया जाए जैसे कि आपके अंदर का जो एक ईमानदारी है, सच्चाई है, वो सामने लाई जाए। मैं जब दिल्ली में था, दिल्ली जब पढ़ने के लिए गया, तो मुझे जिस लड़की से प्यार था और आजकल जो मेरी वाइफ है, वो मुझे हमेशा पूछती थी कि इस संघर्ष में लोग कमला जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, चेहरा गंदा दिखने लगता है, हंसी चली जाती है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं हमेशा बोलता था कि मुझे पता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। ये कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। बोले यार तुम 12th फेल हो, तुमको इंग्लिश नहीं आती, तुमको गणित नहीं आता, तुमको कुछ भी ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं आती, फिर तुम कैसे बोलते हो आगे बढ़ने का? मैं बोलता था मुझे आदमी पढ़ने का हुनर है। आदमी पढ़ने का? क्या बात है। आदमी पढ़ने का हुनर है मुझे, और ये हुनर मुझे आगे ले जाएगा। तो इसलिए ये सब करते हुए मैं दिल्ली तक आ गया और दिल्ली में फिर पढ़ाई शुरू की। और फिर आपने यूपीएससी का एग्जाम देने की कोशिश की और उसमें बार फेल फिर से। हाँ। वो भी बताइए जरा। उसमें कैसा हुआ कि दिल्ली तक तो पूरा संघर्ष करके मैं आ गया। ठीक बात है। लेकिन दिल्ली में 2 समस्याएं आई। एक समस्या आई कि दिल्ली रहने के लिए बहुत महंगा था, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तो उसके लिए फिर मेरे पास एक विकल्प था कि मैं कुछ काम करूं। वो काम मुझे इस रूप में मिल गया कि मुखर्जी नगर में कुछ अच्छे बड़े घरों में लोग कम रहते थे, उनके डॉग्स रहते थे, कुत्ते। अच्छा। तो उन डॉग्स को बाहर घुमाने के लिए कोई आदमी नहीं था उनके पास। तो मैंने ये काम ले लिया कि मैं घुमा के लाऊंगा 1-2 घंटे, और वहां पर उनको घुमाने के लिए साथ में भी घूम लूंगा, और उसमें मुझे 400 रुपये पर कुत्ता देंगे वो लोग। क्या बात। तो उससे मेरा रहने का और खाने का खर्चा आ गया। प्लस दूसरा एक समस्या आ गई कि आपको आता नहीं तो कोचिंग कैसे करें। तो मेरे एक सर थे विकास देव कीर्ति, जो दृष्टिदेव विजन चलाते, उन्होंने कुछ ऐसी कृपा की कि मुझे बिना पैसे के एडमिशन दे दिया। क्या बात। उनसे रिक्वेस्ट करने पर। अब तीसरी एक, जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा पढ़ाई के लिए, एक दिन क्या हुआ, टेस्ट में नंबर अच्छे आ गए मेरे, और टेस्ट में नंबर अच्छा आ गए तो दिल्ली की लड़कियां को मुझे में आकर्षण पैदा हो गया। क्या बात है। और आकर्षण में मुझे एक लड़की से प्यार होने लगा। और वो प्यार हुआ तो ऐसा हुआ जैसा होता है, जिसमें फिर आपको ये यूपीएससी और बेकार लगने लगता है। मुझे भी वैसे ही हुआ। मुझे लगा कि यार ये सब बाद में देखेंगे, पहले ये लड़की महत्वपूर्ण है, बाद में सब कुछ महत्वपूर्ण है। और उस प्यार में फिर लगातार मैं असफल होता चला गया, क्योंकि प्यार चल रहा था तो पढ़ाई खत्म हो गई। तो मुझे याद है पहले अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी का प्री निकाला था, मेंस भी दिया था। दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा होता ही नहीं था, प्री में नहीं हुआ था। अच्छा। और उल्टा परफॉर्मेंस नीचे आ गया। तो फिर फाइनली चौथे अटेम्प्ट में जाकर आप पास हुए। हाँ, आखिरी अटेम्प्ट में। वो कैसे हुआ फिर? एक्चुअली क्या बदला उस वक्त? मेरी इंग्लिश इतनी कमजोर थी, मुझे लगता है कि जो बच्चे इंग्लिश के कारण परेशान हैं उनको बताना बहुत जरूरी है कि जब मैं यूपीएससी का मेंस देने गया, और यूपीएससी के मेंस में एक पेपर होता है इंग्लिश का, जो कंपलसरी होता है, जिसमें पास होना कंपलसरी रहता है। अगर आप उसमें पास नहीं हुए तो बाकी कॉपी चेक ही नहीं होती है आपकी। अच्छा। तो उस वाले पेपर में एक ऐसे रहता है 100 नंबर का। वो 100 नंबर का ऐसे मैंने लिखा, और लिखने के बाद मैं खुश था कि पास हो जाऊंगा, मैंने रटा हुआ था। बाद में घर आने के बाद मालूम चला कि मैंने जो ऐसे लिखा है वो लिखा है टेररिज्म इन इंडिया, और जो ऐसे आया है एग्जाम में वो है टूरिज्म इन इंडिया। मतलब ये इंग्लिश का लेवल था कि टेररिज्म का फर्क बता दिया। नहीं समझ में आ रहा था। क्या बात है। तो इसलिए फिर क्या हो गया, चौथा अटेम्प्ट बहुत टफ हो गया। लड़की मान नहीं रही थी, वो मना कर रही थी कि मैं प्यार नहीं करूंगी, प्यार एक तरफा था। आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, आप इंग्लिश में कमजोर हैं, आप गणित में कमजोर हैं। तो ऐसा लग रहा था कि शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। मेरे गांव के लोग बोलते भी थे, तू कितना आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, तेरे को अल्टीमेटली यहीं पे खेती करना है तेरे को। ठीक बात है। पर चौथे अटेम्प्ट के आसपास ऐसा हुआ कि हमारे ग्रुप में से एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, और उस लड़के के सिलेक्शन की जो पार्टी रहती है उसमें मेरा भयंकर अपमान हुआ।
और भयंकर अपमान में जो लड़की मेरे साथ काम करती, जो जिसका मैं प्यार करता था, श्रद्धा, श्रद्धा ने मुझे बोला कि तुम अपमान के लिए तैयार रहो, ये अपमान होने वाला है, क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए, तुम्हारे अंदर क्षमता है लेकिन तुम उनका यूज नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि मैं क्षमताओं का यूज तो कर दूं अगर एक बार तुम हाँ कर दो। अच्छा। हाँ। ओके। तो उसने कहा मतलब, मैंने कहा मैं दुनिया उलट पलट दूंगा अगर आप एक बार यस कर दें। ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, मैंने यस कर दिया, तुम उलट पलट दो। अच्छा। हाँ, ये है उस उपन्यास में अनुराग जी मतलब ये लाए हैं इसको। ये लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा। जब एक लड़की बोलती है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, उसने कहा उलट पलट दो, अब आज मैंने यस कर दिया, चलो। अच्छा। मैंने कहा शर्त ये कि उलट पलट दो। मैंने कहा उलट पलट दूंगा मैं। फिर उसके बाद जो पढ़ाई का, जो एकाग्रता का जो लेवल था, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या बात है, हमने लोगों को प्यार में बर्बाद होते हुए देखा है, प्यार में आबाद होने वाला पहले ही केस है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। मतलब इस पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको अनुराग जी किताब लिखनी चाहिए मनोज जी पे। हाँ। ये तो फिल्म बननी चाहिए। मतलब इसमें तो सब कुछ है, जो है कि बॉलीवुड फिल्म में मसाला मूवी जो बन सकती है ना, वो सारा कुछ है। तो वहां से आपका टर्निंग पॉइंट आया, उस चौथे अटेम्प्ट में आपने चौथे अटेम्प्ट में फिर ऐसा हुआ कि इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैंने प्री दिया, जिस दिन एग्जाम दिया उसके दूसरे दिन से मेंस की तैयारी शुरू की। क्या बात है। मुझे पता था कि मेरा होगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा करके आया था। जिस दिन मेंस खत्म हुआ उसी दिन मैंने इंटरव्यू तैयारी शुरू की। मुझे पता था कि मेरा मेंस में भी होगा। क्या बात है। और जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे इंटरव्यू का सबसे बेहतरीन जो पल थे वो ये थे कि इंटरव्यू वाला ये पूछ रहा था कि भाई तेरे यहाँ IIT लड़के आ रहे हैं, यहाँ IIM के लड़के आ रहे हैं, तो 12th फेल आदमी तो कैसे लें हम, और क्यों लें? सही है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो इंग्लिश की थी। हाँ। तो बोलते यार इंग्लिश तो जरूरी है, कंपलसरी है, तो तू इंग्लिश क्यों, हम तेरे को ले क्यों? तो मैंने उनको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, अनुराग जी ने उपन्यास में लिया है। मैंने उनको ये बताया कि साहब आप मुझे पानी दे रहे हैं पीने के लिए, मैं बोलता हूँ कि मुझे प्लास्टिक का कप पसंद नहीं है, मुझे तो स्टील के कप में पीना है। आप बोलेंगे भाई ये पानी है, तेरे को क्या अंतर पड़ता है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको भाषा से क्या अंतर पड़ता है कि इंग्लिश में है या हिंदी में है, पानी महत्वपूर्ण है ना, मेरे विचार महत्वपूर्ण है, मेरा प्रभाव महत्वपूर्ण है, काम महत्वपूर्ण है जी। इस तरह के कई प्रसंग ऐसे आए इंटरव्यू में जिसमें कि उनको लगा कि लड़के के अंदर थोड़ी क्षमता है। लकीली उन्होंने स्वीकार कर लिया और मुझे सिलेक्ट कर लिया। ओके। तो मतलब आमतौर पर जो चंबल में आदमी बंदूक उठाता है, या तो गोली चलाने के लिए, मतलब या तो डाकू बनने के लिए या पुलिस वाला बनने के लिए, और आप पुलिस वाले बन गए। हमारे यहाँ संस्कृति ऐसी है। हाँ। बंदूक की संस्कृति इतनी अंदर तक गई हुई है लोगों के। तो मतलब आप पुलिस वाले बनने के पहले भी बंदूक चलाई भी सब? हमारे यहाँ, मेरे घर में बंदूक, मेरे अच्छा? मामा के यहाँ बंदूक, सब मेरे मामा के, हर मामा के पास बंदूक है। मेरे घर में, हमारे यहाँ कट्टे तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे कहाँ पे। पर वो संस्कृति का एक खासियत ये है कि बंदूक संस्कृति होने के बावजूद भी लोगों के अंदर एक भाव है कि पीछे से गोली नहीं मारनी। अच्छा। हमारे यहाँ सिस्टम है अच्छा कि चंबल में कि अगर किसी कारण से कोई ये बोल के आया कि साहब मैंने उसको मार दिया और गोली पीछे लगी है, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं यार तो किसी काम का नहीं, चला तू धोखेबाज आदमी। अच्छा। तो वो एक भाव है, और वो भाव लाइफ में मेरे बहुत काम आया। जो कुछ भी करता हूँ मैं सामने करता हूँ। सामने स्वीकार करने में, जो चुनौती स्वीकार करने में जो मजा है वो पीछे से नहीं है। तो ये मनोज जी, ये डॉक्टर कहाँ से लगा लिया आपने नाम के आगे? ये कौन से वाले डॉक्टर हैं आप? मैंने PhD किया। हाँ। दरअसल UPSC का चौथा अटेम्प्ट आ गया था। होगा कि नहीं होगा पता नहीं था। प्यार पूरी तरह से क्षमताओं से चल रहा था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि एक ऐसा कुछ तो ले लो जिससे गांव वापस नहीं जाना पड़े। तो अगर जर्नलिज्म में PhD की, तो जर्नलिज्म मेरे को बहुत शौक था कि जिस तरह से बड़े बड़े जर्नलिस्ट को देखता था मैं, कभी PM तक पहुंच जाते हैं बात करने के लिए, किसी के सामने भी माइक लगा करके मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए। तो जो अंदर से जो एक था कि ईमानदार रहना है, सच्चाई से लड़ना है, देश के लिए यूज करना है, तो उसमें एक चीज़ थी कि मैं PhD कर लेता हूँ जर्नलिज्म में। तो अब मैं अगर सिलेक्ट नहीं हो पाया तो कम से कम फिसलूंगा नहीं, मैं दूसरे किसी प्रोफेशन में चला जाऊंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं बनते, जर्नलिस्ट बनते, तो भी आप शायद इसी तरह से बैठ के या इससे बढ़िया तरीके से बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू करे होते। आपकी सीट पे बैठने का सौभाग्य मुझे मिलता उस समय, अगर ऐसा होता है। नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपकी जो कहानी है वो वाकई में काफ़ी इंस्पायरिंग है। मैं ख़ास तौर से उन लोगों के लिए आपसे एक मैसेज चाहता हूँ। एक, जो वाकई में बहुत गरीब हैं, दो, जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, और तीसरा, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। इनके लिए क्या कहेंगे आप?
मैं जब जब भी किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो हमेशा ये बात करता हूँ कि आप घबराइए मत। पेरेंट्स हैं आप बच्चे पे ला दिए मत चीज़ों को। बच्चे के अंदर क्षमता है आगे बढ़ने की, वो आगे बढ़ेगा। इंग्लिश आपको रोक नहीं सकती। इंग्लिश एक भाषा, एक माध्यम है। इंग्लिश इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इतना बड़ा हवा नहीं है जो हम हवा बना लेते हैं। दूसरी बात, आप गरीब हैं ना तो रास्ते मिलते हैं आपको। इस दुनिया में, देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं अनुराग जी की बात कर रहा हूँ, कितनी बार इन्होंने हेल्प की है मेरी, कितने लोगों ने हेल्प की है मेरी। अच्छे लोग हैं, रास्ते देंगे आपको। तीसरी बात, अगर आप बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं है तो घबराइए मत। बॉर्न इंटेलिजेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। हम खुद एक्वायर करते हैं इंटेलिजेंस, और वो कभी भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे शुरू में कर लेते हैं, कुछ बीच में करते हैं, कुछ एंड में करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, देश के लिए सही रास्ता सोचिए। आपने महात्मा गांधी की एनसीईआरटी पे एक लाइन पढ़ी होगी, वो बोलते हैं हमेशा कि तुम अपने लिए कुछ करना चाहते हो, सफल हो या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो कभी असफल नहीं होगा। क्या बात है। अब अनफिनिश्ड एजेंडा क्या रहा है लाइफ में? अब आपने सब तो कर लिया है और पुलिस ऑफिसर भी बन गए, नाम भी काफ़ी कमाया है, अब और क्या करना चाहते हैं मनोज? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मेरी पर्सनल ड्यूटीज़ हैं। मैं महाराष्ट्र में 3 जगह एसपी रहा हूँ। मैं नागपुर एसपी था, कोल्हापुर एसपी था, चंद्रपुर एसपी था, एडिशनल एसपी में गढ़चिरौली में था, नांदेड़ में काम किया मैंने। नक्सलाइट एरिया है। हाँ, यस। अभी मैं डीसीपी था जोन 1 में। जोन 1 में जब मैं डीसीपी था तो बहुत सारे मुंबई में ऐसी चीज़ें हुई जो लोगों को पसंद आई। आजकल एडिशनल सीपी हूँ मैं वेस्ट रीजन में। तो पुलिस का जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। पुलिस का काम डॉक्टर जैसा काम है। डॉक्टर जिस तरह से, और डॉक्टर जिस तरह से डॉक्टर पेशेंट हियरिंग वाला होगा वो अच्छा कर सकता है, वैसे पुलिस वाला। तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी तरह से कर रहा हूँ। पर साथ में मुझे बार बार लगता है कि एक कोई भी सिविल सर्वेंट है वो सिविल सर्वेंट ही नहीं बल्कि सोशल चेंजर भी है, और सोशल चेंज करने के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए। और ये किताब बेसिकली इसी का एक परिणाम है। अनुराग जी ने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि ये किताब लिखी है, क्योंकि इससे जो अनुराग जी ने बताया कि जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, या कि पेरेंट्स सोचते हैं कि आगे नहीं बढ़ सकते, वो आगे जाएंगे। पेरेंट्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम बच्चों को अपंग कर देते हैं। अभी भी बताता हूँ मैं आपको, एक संघर्षशील बाप के बच्चे को और बड़े बाप के बेटे को, दोनों को आप सब्जी मंडी भेजिए 500 रुपये दे करके, सब्जी लेके आओ। वो जो गरीब आदमी है उसका बेटा ज्यादा सब्जी लेके आएगा। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि उसको बार्गेनिंग करने की ताकत है ना। वो बोलेगा जाके कि 5 रुपये का आधा किलो दे रहा है क्या, वो बगल वाला 4 दे रहा है, तो 5 कर। और ये जो दूसरा वाला बच्चा है जो संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, वो जाके बोलेगा 1 किलो दे दो, 1 किलो दे दो, 1 किलो। ये अंतर है। संघर्ष आपको आगे बढ़ाएगा जीवन में। अभी वही आगे बढ़ सकता है जो संघर्ष करने की क्षमता। बिल्कुल। तो ये आपकी किताब 12th फेल, मुझे उम्मीद है कि हमारे कई सारे दर्शकों को और उनके बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, गरीबी में रहते हुए कैसे आप अपना करियर बना सकें, इंग्लिश ना आते हुए कैसे आप आगे बढ़ सकें, इस पे बड़ा प्रेरणा देगी। सबसे बड़ी बात ये कि मुझे एक चीज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि अगर आप प्यार में हैं अंधे तब भी आप उसे मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो लोग उसमें बर्बाद होते हैं, लेकिन वो आपको आबाद भी कर सकता है अगर आप पॉजिटिवली ले रहे हो। तो मनोज जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये कहानी लोगों को बहुत पसंद आएगी। सिर्फ ज़्यादा नहीं, ये किताब के नीचे जो लाइन है वो मुझे बड़ी पसंद आई है, हारा वही जो लड़ा नहीं। यानी कि अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो ही आप हारे हैं। 175 पेज हैं, ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से मेरे ख्याल से 250 मिनट लगेंगे। 4 घंटे 5 घंटे में आप किताब पूरी पढ़ पाएंगे। ज़रूर पढ़िए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मेरे 4 घंटे खराब हुए हैं। इनफैक्ट ये 4 घंटे आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग रहेंगे अगर आप ये किताब एकदम मन लगाकर पढ़ेंगे। और आपकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इस पर एक मूवी बनती हुई दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, वक्त निकालने के लिए और इस किताब पर, अपनी ज़िंदगी पर बात करने के लिए, हम लोगों को प्रेरित करने के लिए। और अनुराग जी, आप वही कहूँगा कि आप पाठक नहीं, बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं जिसका नमूना इस किताब में है। और इसी तरह की कुछ और बढ़िया किताबें आप आगे लिखें, ये हमारी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।